हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट जोधपुर। मेरा नाम शैली गुरवानी और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। और आज का टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सारे पीडीएफ आपको फ्रीली अवेलेबल है, बट बाकी जो सिलेबस है उसकी वीडियो चार्जेबल है। एक टीम काम करती है, कुछ लोग काम करते हैं, सो थोड़ा सा आपका कंट्रीब्यूशन बनता है। ओके, चलो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक 4 से 5 चैप्टर के आपको दे चुके इंपॉर्टेंट। ये अपना 5th या 6th मान लेते हैं। ठीक है, तो आधा, लगभग आधा सिलेबस का आपके पास इंपॉर्टेंट सीरीज अवेलेबल है। सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट है ना। अब लाइव क्लासेस के लिए मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत बढ़िया सेटअप है नहीं, बट मे भी पॉसिबल होगा तो मैं लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूंगी बिफोर योर एग्जाम्स। मैराथन ले लेके चलाएंगे। ठीक है, चलो तो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं भाई, आज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन जलीय KOH को गर्म करने पर एसिटाल्डिहाइड देगा? अब किसको जलीय KOH के साथ गर्म कर दूं तो मुझे एसिटाल्डिहाइड मिल जाना चाहिए, इतनी सी इसकी बात है। तो देखो, इसको करो तो मिलेगा क्या? अगर मैं पहला ऑप्शन ले CH3CH2Cl और मैं तुम्हें कहूँ कि लो एक्वस KOH ले लो, गर्म कर दो, तो मुझे तो नहीं दिख रहा कि यहाँ मुझे एल्डिहाइड मिलेगा। सोचो क्या होगा? जलीय तो KCl निकल जाएगा, तो यहाँ तो आंसर अल्कोहल है ना। सेकंड ऑप्शन, इसको यहाँ CH2 लिखना चाहिए और ये बॉन्ड है, तो देखो ये इथाइलिन डाइक्लोराइड है ना, CH2Cl और CH2Cl। अगर मैं इसको जलीय KOH के साथ गर्म करूँ, चेक कर लो फटाफट। अगर मैं इसको जलीय KOH के साथ गर्म करूं तब भी मुझे तो कुछ लग नहीं रहा खास, है ना। मुझे लग रहा है ग्लाइकॉल बन जाएगा, है ना, तो यहाँ भी नहीं। थर्ड ऑप्शन में चलते हैं, एसिड इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, CH3CHClCl, है ना, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। और अब मैं ले लूँ जलीय KOH, ठीक है, एक्वस KOH। अब देखो, दिमाग लगाओ, क्या होगा? ये KCl, ये KCl, तो मेरा आंसर CH3CHOH। और बेटा एक कार्बन पे 2 OH जो है वो अनस्टेबल होते हैं, हल्का सा गर्म करते ही क्या होगा? तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आंसर एसिटाल्डिहाइड है। बोलो भाई, है क्या? तो आंसर CH3CHO है ना, और इसका नाम है एथिलिडीन डाइक्लोराइड। अब बताओ जयमय की विसिनल है, ठीक है, कमेंट में बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन 50% NaOH के साथ क्रिया करके ना, नहीं क्रिया करके संगत अल्कोहल और अम्ल देता है? तो मतलब मेरे पास NaOH है ना, ओके, तो एक प्रोडक्ट तो अल्कोहल होना चाहिए और एक प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड एसिड होना चाहिए, है ना। तो अल्कोहल तो और अम्ल, याद करो क्या आ रहा है इसमें, है ना। ऐसा क्या कंपाउंड ले लूँ? अगर मैं ब्यूटेनॉल ले लूँ तो अल्कोहल से अल्कोहल मिलेगा? ऐसा नहीं है। अगर मैं फिनॉल ले लूँ तो भाई फिनॉल से मैं कहाँ लाऊंगी? ये भी पॉसिबल नहीं है। बेंजोइक एसिड ले लूँ तो एसिड से एसिड तो नहीं बनने वाला। लेकिन अगर हाँ मैं बेंजल्डिहाइड ले लूँ तो ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो अब याद करो, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है वे सांद्र क्षार की उपस्थिति में केनिज़ारो अभिक्रिया दर्शाते हैं। केनिज़ारो अभिक्रिया डिस्प्रोपोर्शियोनेशन, विषमानुपातीकरण का उदाहरण है। मतलब आप इसमें 2 एल्डिहाइड लेंगे, एक ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, एक रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है ये केनिज़ारो अभिक्रिया का सिंबल है। सो करेक्ट आंसर इज बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ क्रिया करके अल्कोहल और अम्ल देगा? तो बच्चे ये तो फिर से केनिज़ारो अभिक्रिया की डिमांड करने लगी, और केनिज़ारो रिएक्शन में मुझे एल्डिहाइड चाहिए, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बेंजल्डिहाइड में तो नहीं है भाई, बाकी तो है। देखो ये क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, पड़ोसी कार्बन अल्फा, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ये भी क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। ये तो कीटोन है, तो ये मेरे काम का ही नहीं है। सो आंसर विल बी बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा यौगिक केनिज़ारो अभिक्रिया नहीं देगा? तो भाई केनिज़ारो अभिक्रिया के लिए अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। तो देखो पहला फॉर्मल्डिहाइड, तो हम कहेंगे यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। ये क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, यहाँ तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो ये तो देगा। फिर क्लोरल देखो CCl3CHO,
तो मैं कहूँगी ये रहा एल्डिहाइड, इसका पड़ोसी कार्बन अल्फा, यहाँ हाइड्रोजन तो नहीं है, तो भाई ये भी देगा, ये भी देगा। ये वाला देखो, ये एल्डिहाइड जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं, तो बच्चे इसको बोलते हैं पीवेल्डिहाइड। तो पीवेल्डिहाइड यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी नहीं है, तो भाई ये तीनों तो देंगे, तो कौन नहीं देगा? तो यहाँ तो मुझे 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये नहीं देगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखो, एसिटाइल ब्रोमाइड CH3MgI के आधिक्य से क्रिया करके देगा। तो बेटा एसिटाइल मतलब CH3C डबल बॉन्ड हो, समझे? एसिटाइल मतलब CH3C डबल बॉन्ड हो, ब्रोमाइड है तो Br ले लो। अब CH3MgI ग्रीनियर अभिकर्मकता आधिक्य, ठीक है, तो देखो पहला स्टेप तो मैं क्या करूं, ये Br और MgI को बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास ये कीटोन बन गया। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड हो कीटोन। अब आधिक्य है ना, एक बार और ले लो ग्रीनियर अभिकर्मक, तो मैं इसकी अभिक्रिया ग्रीनियर अभिकर्मक से करा देती हूँ, CH3MgI। ठीक है, अब देखो तो बच्चे C डबल बॉन्ड हो कहाँ टूटेगा? O पे। O क्या बनेगा? नेगेटिव। C क्या बनेगा? पॉजिटिव। CH3MgI तो Mg पॉजिटिव और CH3 तो नेगेटिव। कनेक्ट कर दो, प्लस माइनस क्या ही करना है। तो हम कहेंगे देखो CH3C CH3, O के साथ लगाओ MgI, C के ऊपर लगाओ CH3, जलो विघटन कर दो। बोलो कर दोगे क्या? तो ये MgI OH बाहर चला जाएगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन रहा है। देखो टोटल कार्बन 4 है, जिस कार्बन से तुम OH कनेक्ट कर रहे हो वो 3 डिग्री है, तो तृतीय ब्यूटाइल अल्कोहल आयुबेसी बोलो। तो लंबी श्रृंखला 3 कार्बन की, प्रोपेन टू ऑल और 2 पे मैथिल है, तो भाई 2 मैथिल प्रोपेन टू ऑल, करेक्ट आंसर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है? पूरा करना, एग्जाम में थ्योरी में पूछ ले तो, है ना। तो चलो C6H5COCl, तो भाई वैसे तो ये बेंजोइल क्लोराइड है, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। COCl जब आउट ऑफ द चेन होता है तो हम इसको कार्बोनिल क्लोराइड भी पढ़ते हैं, तो बेंजीन पे कार्बोनिल क्लोराइड, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, एक प्रबल क्षार किससे हाइड्रोजन कम कर सकता है? अब प्रबल क्षार है ना, हाइड्रोजन कम करेगा मतलब H निकाल देगा, तो H किससे निकालेगा? जिसके पास H हो, मतलब जो अम्लीय प्रकृति का हो। अब अम्ल कौन सा हो सकता है? तो हम कहेंगे देखो एल्केन और अल्कीन में तो उम्मीद नहीं है, एमीन आपके क्षार है ना। और कार्बोनिल ग्रुप, इसका पड़ोसी कार्बन जिसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, यहाँ से आप हाइड्रोजन जो है वो आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि देखो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, ये कार्बन इसको तंग करेगा, भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे। अब ये कहेगा मैं कहाँ से दूँ, है ना। तो अगर गलती से भी इसको एक OH माइनस मिल गया तो ये इस प्रोटॉन को इसके साथ भगा देगा कि भागो, तो ये प्रोटॉन चला जाएगा, तो भाई ये माइनस हो जाएगा, माइनस होते ही इसको मदद करने पहुँच जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो यहाँ आंसर फिलहाल कीटोन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों आसानी से क्रिया कर लेते हैं, तो देखो फेलिंग विलियन तो फेलिंग विलियन टेस्ट है, एल्डिहाइड देगा कीटोन नहीं देगा। फिर शिफ अभिकर्मक, तो भाई ये भी टेस्ट है, तो शिफ अभिकर्मक वाला टेस्ट कौन देगा? एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। टोलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर टेस्ट, ये भी एल्डिहाइड का है, तो ये तीनों तो एल्डिहाइड के टेस्ट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जरूर, C डबल बॉन्ड O जो है वो RMgX से क्रिया कर लेता है। अब C डबल बॉन्ड O बेटा एल्डिहाइड का मानो चाहे कीटोन का मानो, क्या ही फर्क पड़ेगा? O के साथ MgX, C के साथ R, फिर जलविघटन कर दो, तो आंसर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्डोल संघनन में निर्मित उत्पाद है, तो बच्चे एल्डोल संघनन, एल्डोल, मान लो मैं आपको एक संघनन दिखाई दूं, मान लो एसिटल्डिहाइड, देखो एल्डोल संघनन में 2 एल्डिहाइड भाग लेते हैं, कीटोन में तो ले सकता है, हाँ कीटोल बोलो एल्डोल बोलो, है ना, एल्डिहाइड है तो एल्डोल, कीटोन और कीटोन है तो कीटोन। एल्डोल संघनन में 2 एल्डिहाइड, 2 कीटोन, 2 अलग अलग एल्डिहाइड, 2 अलग अलग कीटोन, या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन आपस में भाग ले सकते हैं। सेम है तो एल्डोल है और डिफरेंट है तो क्रॉस एल्डोल बोल देते। ऐसे 2 अणु भाग लेंगे, किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए,
वन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। एक के बाद अल्फा हाइड्रोजन होगा, हम काम चला लेंगे, दो की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास ये तो हो गया मान लो एसिटाल्डिहाइड, इससे तो मुझे लेना है क्रियात्मक समूह, और दूसरा जो है एसिटाल्डिहाइड मुझे उससे चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि सांद्र क्षार की उपस्थिति में क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, अल्फा हाइड्रोजन को इससे कनेक्ट करना है। तो बच्चे ये हो गया CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। बस ये था एल्डोल संघनन है। देखो आखिरी वाला ग्रुप एल्डिहाइड है, इधर वाला अल्कोहल है, एल्डिहाइड अल्कोहल एल्डोल, एल्डोल बोल देंगे। ठीक है, तो इसमें है क्या, तो मैं कहूँगी एल्डिहाइड ने भाग लिया तो इसलिए एल्डिहाइड है, नहीं तो कीटोन भी हो सकता था। और एक क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो भाई अल्फा बीटा है ना, ये फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा अल्फा, और यहाँ पे क्या है बीटा, बीटा पे क्या है हाइड्रोक्सी, इसको अल्फा नहीं लिखना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और क्या हो जाएगा कीटोन। आगे बात समझ में, इतनी सी सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्डोल संघनन। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक द्रव को एथेनॉल में मिश्रित करके एक बूंद सांद्र H2SO4 मिलाया गया तो फलों जैसी गंध वाला यौगिक बना। तो बेटा फलों जैसी गंध होती है एस्टर की, है ना, फलों में भी स्पेशली पाइनएप्पल जैसी स्मेल होती है एस्टर की। तो भाई एस्टर बना है इसका, एथेनॉल है ना, अल्कोहल में आपने कुछ मिक्स किया तो C2H5OH। ठीक है, अब मैं अल्कोहल में क्या ही मिक्स करूं कि यहां पहुंच जाऊं, तो देखो OR ग्रुप जो है वो मुझे मिल गया, O के साथ R है ना, एस्टर में ये वाला जो ग्रुप होता है ना ये अल्कोहल का है, तो अब ये तो मुझे मिल गया इथेनॉल से। अब मैं ऐसा क्या मिक्स करूं, तो मुझे लग रहा है ये RCO कहीं से आया होगा, मतलब जो भी मिक्स करूंगी उसमें RCO होगा। अब RCO के पास क्या ले, अगर मैं यहाँ देखो सांद्र H2SO4 ले रही हूँ, सांद्र H2SO4 क्या करता है, जल के अणु को बाहर निकालता है, तो भाई इसने H दिया है वो तो मुझे वहाँ दिख गया था, यानी यहाँ क्या होना चाहिए था OH, तभी तो वाटर निकला होगा, यानी यहाँ आपने लिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिलहाल हमने लिया यहाँ पे एसिटिक अम्ल। सिंपल है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक भी। ठीक है, तो ये है एस्टर। ओके चलो आगे बढ़े। प्रोपियोनिक अम्ल ब्रोमीन और फास्फोरस के साथ डाई ब्रोमो उत्पाद देगा। प्रोपियोनिक अम्ल तो बच्चे 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना, और ब्रोमीन और फास्फोरस तो ये हेल्महोल्ट्ज-ज़िलिंस्की की अभिक्रिया होगी जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन जा रहा है, तो अल्फा कार्बन ये रहा, और ये कह रहा है डाई ब्रोमो, मतलब दोनों हाइड्रोजन उड़ाओ और इसकी जगह 2 Br लिख दो, तो 2 हाइड्रोजन उड़ा के 2 Br लगाना है, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? देखो ये तो नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है CH3 CBr2, ये दोनों हाइड्रोजन उड़ाओ और इसकी जगह क्या लिख दो, Br लिख दो भाई, Br और COOH, है ना, तो यहाँ आंसर हो गया आपका ऑप्शन 3। रिएक्शन है HBZ हेल्महोल्ट्ज-ज़िलिंस्की रिएक्शन। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराने पर बनता है। तो देखो एक रिएक्शन है आपके पास स्मिट अभिक्रिया, ठीक है, अभी एनसीईआरटी में तो नहीं है बट कुछ बोर्ड्स में है ये स्मिट रिएक्शन। कैसे याद रखेंगे, तो देखो इसमें 3 अम्ल लेने हैं, स्मिट अभिक्रिया 3 अम्ल लेने हैं, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा हाइड्रोजोइक एसिड, अमोनिया का उल्टा, अमोनिया क्या होता है NH3, 3 को आगे खिसका दो तो ऐसे हाइड्रोजोइक एसिड, टेंशन मत लेना, हाइड्रोजोइक एसिड अमोनिया का उल्टा, अमोनिया होता है NH3, 3 आगे ले लो तो N3H, और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो स्मिट अभिक्रिया 3 अम्ल लेने हैं, स्मिट 3 शब्द ना, स्मिट है ना, SMT, स्मिट अभिक्रिया, तो 3 आपको अम्ल लेने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड और H2SO4। तो ये 3 अम्ल मिलके 2 गैसों को मिटा देते हैं, स्मिट मिटाना, ठीक है। तो किसको उड़ाएंगे, 2 गैसेस को। अब यहाँ तो मैं क्या ही नजर आ रहा है, कौन सी गैस है, तो मैं कहूँगी देखो एक तो CO2 को उड़ा देंगे, एक या नाइट्रोजन गैस उड़ा देंगे, कि यहाँ से नाइट्रोजन उड़ा दो तो NH बचेगा और H RNH2, तो मेरा आंसर है RNH2 प्राथमिक अमीन। और अगर मैं एसिटिक अम्ल ले लूँ तो R की जगह CH3 ले लो, तो यहाँ पे भी R की जगह CH3 बनेगा, यानी मैथिल अमीन बनेगा ना, CH3NH2, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2।
क्लियर है, सिंपल है, 3 अम्ल मिलाओ, 2 गैस से उड़ाओ। चलो एसिटिक अम्ल की डाइएज़ोमीथेन से क्रिया, तो बच्चे ये रहा एसिटिक अम्ल, ठीक है, और एजोमीथेन बोलो चाहे डाइएज़ोमीथेन बोलो, CH2N2, ठीक है। हल्का सा भी गर्म करोगे तो मुझे लग रहा है कि इसको तो बाहर निकाल दो, तो ये बनाता है CH2 डबल डॉट। अब तुम सोचो यहाँ कहाँ फिट करूँ, तो ये CH2 यहीं फिट होगा तो ये CH3 हो जाएगा, तो मेरा आंसर है CH3COOCH3। तो ये है मैथिल एसीटेट, है कि नहीं है? देखो CH3COO एसिटिक अम्ल से आया ना, एसीटेट, फिर क्या बचा मैथिल, तो मैथिल एसीटेट, तो ऐसा तो एक ही आंसर है, ऑप्शन 1। क्लियर है? चलो, कौन फेलिंग विलियन का अपचयन नहीं कर सकता? तो फेलिंग विलियन एल्डिहाइड तो सारे अपचयित करते हैं, तो ये तो कर लेगा, ये भी कर लेगा। अब फॉर्मिक एसिड में ऐसा क्या है, फॉर्मिक एसिड में एक्चुअली क्या है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये है फॉर्मिक एसिड, HCOH ही तो है फॉर्मिक एसिड। अब ध्यान से देखो, बड़े ही ध्यान से देखो, क्या ये एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है? यार ये एल्डिहाइड ग्रुप तो एसिडिक में नहीं होगा, एसिडिक CH3 लग जाता है ना तब नहीं होगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड में ये एल्डिहाइड ग्रुप फंस जाता है, तो फिर ये फेलिंग सॉल्यूशन वाला टेस्ट दे देगा, तो ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, तो ये तीनों आंसर नहीं है ना? कौन नहीं देगा, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा, तो आपका आंसर है एसिटिक एसिड। ठीक है, चलो आगे बढ़े अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर। एलिफेटिक एल्डिहाइड स्थिति समावयवता नहीं दर्शाते। एलिफेटिक एल्डिहाइड मतलब RCHO, तो बच्चे CHO तो हमेशा नंबर 1 पे ही रहेगा ना। अगर मैं लिखूँ CH3 CH2 CHO, तो चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा किस पे रहेगा, नंबर 1 पे। नंबर तो मैं चेंज कर नहीं सकती, स्थिति मतलब स्थिति बदलूं तो जहाँ एल्डिहाइड लिखूंगी वहीं तो नंबर 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो फिर तुम कहोगे कि नहीं, चूंकि CHO ग्रुप सदैव कॉर्नर पे होता है, CHO ग्रुप सदैव 1 नंबर पे होता है, कॉर्नर पे होता है ना, कॉर्नर पर होता है, या 1 नंबर पे होता है, या फर्स्ट पोजीशन पे होता है। ठीक है, इसलिए स्थिति बदलेगी नहीं और स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर कहे कि स्थिति समावयवता है ना, तो इसलिए स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाते, इसलिए कोई स्थिति समावयवता नहीं है एल्डिहाइड्स के अंदर। कीटोन्स में है क्योंकि वो बीच में है। अब एसिल क्लोराइड को संगत एल्डिहाइड, इसका तो मैंने तुम्हें यूट्यूब शॉर्ट भी बना के दिया था, RCOCl है, याद करो, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अगर मैं यहाँ ले लूँ पैलेडियम, तो पैलेडियम तो उसको पूरी तरह से अपचयित करने की कोशिश करेगा कि भाई ये HCl और इसको पूरा अपचयित करो तो अल्कोहल बन जाएगा, है ना। तो मैंने कहा नहीं, इसको पैलेडियम को जहर दे दो, धीरे करो, इसकी रिएक्टिविटी इतना फास्ट होगा तो मेरी तो गाड़ी रुकेगी नहीं एल्डिहाइड में। तो पैलेडियम में मिलाना है पॉइजन, कैटलिस्ट पॉइजन, तो बच्चे पैलेडियम बेरियम सल्फेट और उबलती हुई ज़ाइलीन क्विनोलिन, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड प्लस HCl। और अभिक्रिया का नाम बोलो प्यारे बच्चों, अभिक्रिया का नाम यूट्यूब शॉर्ट भी तो बना के दिया था, इसका याद किया करो उससे। अभिक्रिया का नाम है रोज़ेनमंड अभिक्रिया, है ना, रोज़ेनमंड अभिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक वो यूट्यूब शॉर्ट है ना, नहीं शॉर्ट तो नहीं है, छोटा वीडियो है KMnO4 बनाने का, बहुत अच्छा वीडियो है, वो आप जरूर देखना। तारक मेहता स्टाइल में उसको बना के दिया है और आपको फटाफट याद हो जाएगा KMnO4 कैसे बनाना है। ठीक है, देखा है तो लाइक भी कर देना, है ना, और नहीं देखा तो देखना। एग्जाम में क्वेश्चन फंस गया, KMnO4 कैसे बनाओगे तो याद कैसे करोगे, पूरा बैलेंस करके सिखाया उसको। ठीक है, चलो एल्डिहाइड का क्वथनांक जनक एल्केन तथा संगत एल्कोहल के बीच में, मतलब आप कहना चाह रहे हो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि क्वथनांक का क्रम एल्कोहल का तो ज्यादा है, अणुभार समान है, पहली लड़ाई अणुभार की, अणुभार सबका समान, तो एल्कोहल का तो ज्यादा है, एल्डिहाइड बीच में है और एल्केन आपका हाइड्रोकार्बन पीछे। तो देखो भाई, एल्केन तो अध्रुवीय होते है ना, तो जो अध्रुवीय होते हैं उनमें दुर्बल आकर्षण बल, उनमें वॉन डेर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं।
सही कह रही हूँ मैं, ठीक है। अब कोई ध्रुवीयता नहीं, प्लस माइनस तो है नहीं, तो क्या है, जब कुछ नहीं है तो एक अट्रैक्शन है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवॉल आकर्षण बल होते हैं जो कि सबसे दुर्बल होते हैं, तो ये दूर दूर ही रहेंगे। तो जब दूर दूर ही रहेंगे तो गैस ही है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो कम ही है, उसमें क्या दिक्कत। एल्कोहल तो भाई इनमें अंतराणु हाइड्रोजन बंद है, अंतराणु हाइड्रोजन बंद। एक तरह का आपने फोर्स ही बना दिया, बॉन्ड ही बना दिया, वहां तो सिर्फ आकर्षण ही नहीं है, यहाँ तो बंद ही बना लिया आपने, भले ही दुर्बल बंद है, लेकिन अंतराणु हाइड्रोजन बंद के कारण अणुओं में संगुणन पाया जाता है, अणु जुड़ जाते तो फिर अलग करना मुश्किल है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वहां कुछ है नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट कम। और यहाँ है कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति, सी डबल बॉन्ड हो, ये नेगेटिव हिस्सा है, ये पॉजिटिव हिस्सा है, यहाँ टूट ही जाता है, तो प्लस माइनस में होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव आकर्षण। तो भाई इनमें द्विध्रुव आकर्षण के कारण, है ना, द्विध्रुव आकर्षण उससे तो मजबूत है, इससे कम है। आंसर तुम लिखोगे सोच के, है ना, ये की पॉइंट्स बता रही हूँ, ये सारी बातें आनी चाहिए। यूरोट्रोपिन पे टिप्पणी लिखो। अब बेटा यूरोट्रोपिन एनसीईआरटी में तो नहीं है, है ना। यूरोट्रोपिन देखो, 6 फॉर्मल्डिहाइड 4 अमोनिया, 6 फॉर्मल्डिहाइड 4 अमोनिया, आप ऐसा करो 12 और 6, हाँ 6 जल के अणु बाहर निकाल दो, ठीक है। जिनके सिर्फ एनसीईआरटी सिलेबस है उनको नहीं पढ़ना है, जिनके एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा बोर्ड है उनको ध्यान देना है। 6 तो वाटर निकल जाएंगे, है ना। अब वाटर निकल गया मतलब ये 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन निकाल दिए, तो मेरे पास 6 CH2 और 4 नाइट्रोजन है, तो बेटा ये मेरे पास ऐसा है CH2 होल 6N4। इसको पढ़ते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन, ठीक है, हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन। और आप इसको यूरोट्रोपिन पढ़ सकते हैं, यूरिनरी डिजीज, है ना, यूरिन से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है उनकी बीमारियों का इलाज करने के काम आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ही कोई पूछ ले तो फिर क्या करोगे, कोई टेंशन मत लो, तुम बस ऐसा एक डायग्राम बना ले, ये बन गया यूरोट्रोपिन। अभी कैसे बना, तो देखो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। अब कैसे बना, तो कोई भी 2 नाइट्रोजन सीधे कनेक्टेड नहीं है, 2 नाइट्रोजन के बीच में CH2 है, हर 2 नाइट्रोजन के बीच में CH2 है, इधर भी CH2 है, 6 हो गए क्या, 3 3 6 4 नाइट्रोजन, हाँ दिस इज यूरोट्रोपिन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक एल्डिहाइड बताओ जो फेलिंग विलियन परीक्षण नहीं देगा, सारे देते, बेंजल्डिहाइड में नहीं आएगा भाई, थोड़ा कम क्रियाशीलता होती है, इतना जल्दी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो बेंजल्डिहाइड आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। फिर क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH से कराते हैं, लो भाई, तो आपको केनिज़रो अभिक्रिया पूछी, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, सांद्र क्षार की उपस्थिति में, चूंकि 2 अणु भाग लेते हैं, एक का अपचयन एक का ऑक्सीकरण, तो एल्डिहाइड का अपचयन करो तो एल्कोहल, एक कार्बन वाला एल्कोहल मीथेनॉल, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करो तो एसिड, एक कार्बन वाला एसिड फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक अम्ल बनेगा NaOH है ना, तो फॉर्मेट, है ना, तो मेथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। मैकेनिज्म देखना हो तो आप थियरी में जाके पढ़ाओ, पूरा पढ़ो, एल्डिहाइड कीटोन पूरा जब चैप्टर पढ़ाया है उसमें इसका मैकेनिज्म वगैरह सब करा रखा है, ठीक है। ये चलो HCN के प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। अब देखो सब एल्डिहाइड कीटोन ही है, ये हमारा कार्बोनिल समूह है, और आप HCN से क्रिया कराना चाहते हैं, है ना, क्षार चाहिएगा, उसके बिना होगी नहीं, H+ साइनाइड माइनस। आप सबको ये पता है ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और आपको आंसर भी पता है, O के साथ H जोड़ दो, C पे साइनाइड लगा लो, तो O पे तो मैं H जोड़ देती हूँ, C पे साइनाइड लगा लेती हूँ, तो बेटा साइनाइड नाविक्स नहीं, साइनाइड क्या है, नाविक्स नहीं, है ना, और आपने एक पाई बॉन्ड तोड़ के 2 सिग्मा बना दिए, तो नाविक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। तो एल्डिहाइड कीटोन की नाविक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता तो आपको पता होना चाहिए, जितने ज़्यादा इसमें ये मिथाइल वाले ग्रुप होंगे, है ना, तो नाविक स्नेही की प्रति क्रियाशीलता घट जाएगी। क्यों, तो देखो भाई मेरे पास ये ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये तुम कह रहे हो इधर टूटेगा, ये O नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव, और ये दूर कहीं नाविक स्नेही है, ये इस पर आक्रमण करना चाहता है ना। अब पड़ोसी ही तो देखना है कि मदद कर रहा है कि नहीं, तो भाई अगर ये समूह EDG है,
डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला है, आपकी मदद करने वाला है, ये समय पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा, तो ये समय पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा तो ये आक्रमण नहीं कर पाएगा ना, तो क्रियाशीलता घट जाएगी, है ना। तो भाई एल्किल समूह, ये मैथिल, ये दो मैथिल, ये एथिल लिया है तो और बढ़िया है ना, तो क्रियाशीलता घट जाएगी। तो बढ़ते क्रम में लिखिए, तो इनमें न्यूनतम क्रियाशील तो ये है, इसको दो जगह से सपोर्ट मिला, कीटोन में से ही कम क्रियाशील होते हैं, और इतना बड़ा कीटोन लिया है तो ये और कम क्रियाशील। फिर ये इससे तो फिर ये थोड़ा ठीक रहेगा, इसके पास थोड़ा छोटा ग्रुप है। फिर ये कहेगा कि चलो फिर तो एल्डिहाइड ज़्यादा बढ़िया है, कम से कम दो साइड से सपोर्ट नहीं मिला, तो एल्डिहाइड की क्रियाशीलता अधिक है। और फॉर्मल्डिहाइड जो सबसे छोटा है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सर्वाधिक जो क्रियाशीलता है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि उसको बस कोई सपोर्टिंग ग्रुप नहीं है। इतनी बात क्लियर है। चलो, किस प्रकार के एल्डिहाइड केनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं, तो भाई जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है ना, एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, क्लोरल है, बेंजल्डिहाइड है ना, वे केनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं। ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखो भाई फेलिंग सॉल्यूशन दो विलयन होते हैं, है ना। फेलिंग सॉल्यूशन आप जाओगे ना लैब में, बॉटल नंबर 1, बॉटल नंबर 2, फेलिंग विलयन दो अलग अलग विलयनों के मिश्रण से बनता है। दोनों को हम फेलिंग विलयन बोलते हैं, 1 और 2 बोलते हैं। फेलिंग विलयन ए, फेलिंग विलयन बी। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब भाई ए में क्या होता है, तो ए में होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। फेलिंग सॉल्यूशन ए में होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। फेलिंग सॉल्यूशन बी में होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। एल्डिहाइड समूह की पहचान के लिए फेलिंग विलयन परीक्षण दीजिए। तो पहले आप लिख देना भाई फेलिंग सॉल्यूशन दो होते हैं, है ना, ए और बी। अब कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जब NaOH के संपर्क में आएगा, ठीक है, दो अलग टिप। तो देखो आपको बनाना है CuOH2 प्लस Na2SO4। शॉर्टकट रिएक्शन भी दे दूंगी, है ना, लेकिन ये बहुत जल्दी समझ में आएगी। देखो यहाँ क्या है, कॉपर +2 है, यहाँ पे क्या है, कॉपर +2 है, सल्फेट -2 है ना, Na+ है और OH- है। तो बना लो ना, कॉपर OH को उठाएगा, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 ले लो, सल्फेट -2 है, 2 सोडियम उठाएगा तो Na2SO4। नाउ हम फेलिंग विलयन मिलाते हैं एल्डिहाइड में, तो उसको गर्म करते हैं। तो पहले इसको गर्म करोगी ना, तो देखो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है, ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब एल्डिहाइड तो इतना जल्दी ऑक्सीडाइज्ड होता है ना, इसको इतनी जल्दी है कि मैं बस ऑक्सीडेशन कर दूं, मेरा मैं स्टेबल हो जाऊं, तो ये इसी से ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है ना, और इसको अपचेत कर देता है। तो ये RCOOH और ये Cu2O। तो यहाँ कॉपर जो है वो +2 स्टेट में था, यहाँ कॉपर +1 स्टेट में है, और इसका जो प्रेसिपिटेट है वो है रेडिश ब्राउन, लाल भूरा अवक्षेप, रेडिश ब्राउन पिपेटी। आपको लगे नहीं मुझे तो NCERT की इक्वेशन लिखनी है, तो आप ऐसे लिखो। NCERT में आपके पास है एल्डिहाइड प्लस है कॉपर +2 आयन, ठीक है, प्लस आपके पास है क्षारीय माध्यम, NaOH था ना, है ना ये, ठीक है। अब करना क्या है, तो भाई एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, तो RCOO- और आपका जो कॉपर है वो क्यूप्रस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या आप चाहे तो Cu2O लिख सकते हैं, है ना, और प्लस वाटर तो है ही, तो बस ये इतनी सी बात है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। एथेनॉल को HI और लाल फॉस्फोरस, एथेनेल है सॉरी। देखो बच्चे, एक चीज को गांठ बांध दो, जब भी तुम्हें लाल फॉस्फोरस और HI दे, आंसर एल्केन। चाहे मैं एथेनेल की जगह ग्लूकोज लिख दूं,
एसिटिक एसिड लिख दूं, है ना, ग्लूकोज लूंगी तो हेक्सेन, एसिटिक एसिड लिखूंगी तो एथेन, एथेनॉल लिखूंगी तो भी एथेन। लाल फॉस्फोरस HI, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, लाल फॉस्फोरस HI आंसर एल्केन। कार्बन तो होंगे जितनी रहेंगे ना, HI क्या कर लेगा, तो 2 कार्बन वाला एल्केन, तो तुम बोल दो इसको CH3 प्लस वाटर प्लस I2। बैलेंस करनी है तो बैलेंस कर लो, 2 HI तो मुझे, 2 हाइड्रोजन तो मुझे यहाँ चाहिए इसको उड़ाने के लिए, और 2 वैलेंसी वापस सेटिस्फाई करने के लिए, तो 4, है ना। H2O उड़ेगा, 2 तो हाइड्रोजन यहाँ खर्च हो गए और बाकी 2 वैलेंसी यहाँ सेट करनी है, ठीक है। तो हम कहेंगे एक तो वाटर गया और 2I2, ये आपकी बैलेंस है। क्लियर है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। उस उत्पाद की संरचना तथा नाम लिखिए जब ओजोन एथिलीन के साथ क्रिया करता है तथा अंतिम उत्पाद को जल अपघटित करते हैं। एथिलीन मतलब एथीन, तो बच्चे एथीन मतलब ये ओजोन ही अपघटन, मुझे पहले इसकी क्रिया ओजोन से करानी, ठीक है। तो जब हम एथीन की क्रिया ओजोन से कराएंगे तो देखो ओजोन ही अपघटन, ओजोन इससे पहले डबल बॉन्ड को जाके स्प्लिट कर देगा, बॉन्ड भूल जाओ, झोपड़ी बना दो, तो एक छत बना दो, 2 पैर बना दो, है ना। इसका नाम लिख दो ओजोनॉइड। एथिलीन है तो एथिलीन ओजोनॉइड, एसीटोन है तो मतलब जो भी आपका 2-ब्यूटीन है तो 2-ब्यूटीन ओजोनॉइड, ओजोनॉइड लिख दो। अब आपको लेना है जिंक और H2, हालांकि काम H2O ही करता है। H2O क्या करेगा, इसकी छत उड़ा के ले जाएगा, H2O2, लेफ्ट पार्ट अलग कर दो, राइट पार्ट अलग कर दो, तो बच्चे ये CH2O है, ये भी CH2O है और CH2O, यानी कि कुछ ऐसा, है ना, प्लस H2O2 है, लेकिन वो जिंक से क्रिया कर लेता है तो ZNO बन जाता है। बस ऐसा कुछ लिखना है, बोलो क्या टेंशन है, बना लोगे। आगे देखो, एसिटल्डिहाइड से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब तुम सोचो, दे तो रहे हो 2 कार्बन एसिटल्डिहाइड, सही है, आंसर मांग रहे हो 4 कार्बन 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, है ना, टेंशन मत करना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। देखो ब्यूटेनल मतलब 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड, ब्यूटेनल मतलब 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड, ठीक है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर में क्या लगाना है, हाइड्रोक्सी। ये तो अगर इस IUPAC नहीं दिया होता तो मुझे तो ये एल्डोल लग रहा है, देखो कोने वाला एल्डिहाइड, बीच वाला अल्कोहल, मुझे तो एल्डोल नजर आ रहा है, तो चाहे एल्डोल ही चाहिए, तो एल्डोल में डबल तो होता ही है ना, क्योंकि एल्डोल में हम 2 अणु भाग लेते हैं अभिक्रिया के अंदर, है ना। एक का FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, एक का अल्फा हाइड्रोजन, बोलो, है ना, सांद्र क्षार की उपस्थिति में, NaOH KOH बेराइटा वाटर कुछ भी लिख दो, सांद्र क्षार लिख दो। तो करना क्या था, अल्फा हाइड्रोजन को कनेक्ट करना है और मिलाओ तो देखो वहां पहुंच जाओगे ना, ऐसे ही डर रहे थे, बोलो। फिर जब एसिटल्डिहाइड को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में K2Cr2O7, अब भाई K2Cr2O7 अम्लीकृत तो प्रबल ऑक्सीकारक है, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, उसमें क्या है ना, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपका आंसर है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल संघनन में भाग नहीं लेता, तो अल्फा हाइड्रोजन कौन लाएगा, है। एल्डोल संघनन सांद्र क्षार की उपस्थिति में होता है ताकि अल्फा हाइड्रोजन निकले, HN निकले, कार्ब एनायन बने। तो चूंकि फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बस आपको एक लाइन लिखनी है, अल्फा हाइड्रोजन हो तो एल्डोल संघनन होगा, नहीं है तो फिर नहीं होगा। फॉर्मेलिन क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो बच्चे फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सोल्यूशन, क्या बात समझे तुम मेरी, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन। अब 40 बोलते हैं, थोड़ा बहुत अल्कोहल भी मिलाते हैं, मतलब है ना, 60 है तो 4-5% अल्कोहल भी होता है, बट बोलने में से कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है, ठीक है भाई। 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। क्या होगा इससे, तो हम कहेंगे देखो फॉर्मेलिन जो है ये बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, यानी मतलब बायोलैब में जाते हो ना तो अलग अलग वो जानवर पड़े होते हैं ना गंदे से, सॉल्यूशन के अंदर स्मेल आती है गंदी सी, है ना, तो फिर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जैविक
प्रादर्श, ठीक है, स्पेसिमेन नमूने भी लिख सकते हो, जैविक प्रादर्श को प्रिजर्व करने में, ठीक है, परिरक्षित, बहुत ज़्यादा हिंदी लिखवा दी तुमने स्टूडेंट से, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने में, जैविक नमूनों को परिरक्षित करने में यूज होता है। कौन सा यौगिक बनता है जब बेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं? तो ये है FCR, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, और एसिटिल क्लोराइड है तो एसिटिलीकरण हो जाएगा, एसिटाइलेशन। तो कौन सा यौगिक बनता है? तो पहले ले लो बेंजीन, बेंजीन का हाइड्रोजन हाईलाइट कर लेते हैं, अभी क्या कराओ एसिटाइल क्लोराइड से, है ना, अभी क्लोरीन बाहर निकल के बोल रही आओ बेल मुझे मारो, है निर्जल AlCl3 कह रहा है मेरी मदद करो, ये Cl- चला जाएगा उधर, और आपको तो शॉर्टकट लिखना है तो आप तो ऐसे बता दो भाई ये गया, जोड़ दो इसको, है ना, तो बेंजीन में एसिटिल समूह जोड़ दो तो एसिटोफिनॉन बोलेंगे। अगर आप बेंजीन में एसिटिल समूह जोड़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे? एसिटोफिनॉन। सो दिस इज एसिटोफिनॉन। सरल, सिंपल। क्या है इसमें? कीटोन एल्डिहाइड की तुलना में कम सक्रिय होते हैं। बिल्कुल, देखो ये है दोनों में कार्बोनिल समूह, है ना, ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, तो ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही सेंटर है, आक्रमण करना चाहेगा नाभिक स्नेही, ठीक है। तो कीटोन में क्या होता है? दोनों साइड में R होता है, तो दोनों साइड में R मतलब डोनेटिंग ग्रुप होता है। EDG समूह, EDG समूह क्या करेगा? कार्बन पर धन आवेश को कम करेगा, है ना। एल्डिहाइड में तो एक जगह R है ना, एक जगह तो H है, कम से कम शांति, इसमें दोनों जगह R है, तो कार्बन पर धन आवेश को कम करता है। अब कार्बन पे धन आवेश कम हो जाएगा तो आक्रमण होगा नहीं, आक्रमण होगा नहीं, नाभिक स्नेही का आक्रमण कठिन। अटैक लिख दूं तुम आक्रमण लिख देना, ठीक है। नाभिक स्नेही का आक्रमण कठिन। अब आक्रमण ही नहीं होगा तो क्रियाशीलता तो घटेगी ना, तो वही क्रियाशीलता घट जाती है। बोलो क्या ही तकलीफ है? सिंपल है। कीटोन के क्वथनांक समावयवी एल्डिहाइड से उच्च होते हैं। तो देखो ये है एल्डिहाइड, ठीक है। अणुभार बराबर लेना, देखो पहली लड़ाई अणुभार की होती है। पहला जब भी क्वथनांक का आंसर है अणुभार के समानुपाती, और कुछ चीजें देखनी नहीं, लेकिन वो कहे कि नहीं अणुभार तो बराबर है। मान लो यहाँ प्रोपेनॉन है और यहाँ प्रोपेनल है, तो फिर इधर उधर ही तो खिसकाया, बाकी अणुभार तो बराबर है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सोचो, C डबल बॉन्ड O की ध्रुवीयता O की तरफ है ना, और ये एल्किल समूह मदद करेगा इसको, है ना, तो म्यू रिजल्टेंट जुड़ जाएगा। लेकिन कीटोन में भी तो सेम चीज है, C डबल बॉन्ड O बंद आगुण O की तरफ है, तो मददगार तो दो जने, है ना। चूंकि द्विध्रुव आगुण एक दिशात्मक राशि है, वेक्टर है, दिशा पे निर्भर करती है, परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ तो मुझे तीन तीन डायरेक्शन दिख रही है, तो कीटोन की ध्रुवीयता एल्डिहाइड से अधिक है, ये अधिक ध्रुवीय है, तीन तीन तीर के निशान है, ये कम ध्रुवीय। जो मैं बना रही हूँ तुमने वो बना दिया, एग्जामिनर समझ जाएगा कि तुम्हें आता है, टेंशन पालनी नहीं है, ठीक है। तो मोर पोलर लेस पोलर, तो भाई अधिक ध्रुवीय है, क्वथनांक जो है वो ध्रुवीयता के समानुपाती होता है। जो अणु जितना ज्यादा ध्रुवीय होता है उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा होता है। ये तो था, कीटोन की क्वथनांक एल्डिहाइड से ज्यादा है क्योंकि कीटोन की ध्रुवीयता एल्डिहाइड से ज्यादा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलो, खाली पढ़े जा रहे हो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, है। बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, 2 दिन 4 दिन वीडियो नहीं डालती हो तो ऐसे कमेंट मारते हो अरे मैडम कहाँ चली गई, तो थोड़ा टाइम लगता है भाई। चलो, एल्डिहाइड तथा कीटोन के हाइड्रोजोन का निर्माण प्रबल अम्लीय माध्यम में नहीं। अब यार हाइड्रेजीन लोगे तो हाइड्रेजोन बनेगा ना, ये तो पीएच हम 3 से 5 रखते थे, है ना, तो 3 वाला पीएच 3 से 5, 7 पे तो न्यूट्रल ही हो जाता है। दुर्बल अम्लीय माध्यम रखते हैं, प्रबल अम्लीय माध्यम रखते नहीं, क्योंकि देखो ये लोन पेयर है तो ये आपका हाइड्रेजीन क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का है। अगर तुमने गलती से दे दिया इसको प्रबल अम्लीय माध्यम, जो एचायन छोड़े जा रहा है,
है ना। तो प्रबल अम्लीय माध्यम मतलब बहुत सारे एच पहुंचा दिए, तो फिर ये डीएक्टिव हो जाएगा, ये हाइड्रेजीनियम हो जाएगा, फिर आपको हाइड्रोजन बनाना मुश्किल है ना। इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी कि प्रबल अम्लीय माध्यम से तो खुद ही प्रोटॉन लेके और ये ऐसा बन गया। अब ये कहाँ तुम्हें दिख रहा है, नाभिक्स नहीं, उतना नहीं ना प्रबल जितना ये प्रबल था, तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए फिर इतना प्रबल अम्लीय माध्यम नहीं रखते हैं। किस प्रकार के कीटोन अभिक्रिया करते हैं, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म की शर्त है मिथाइलेटेड, है ना। देखो हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है तो तुम कहोगे क्लोरोफॉर्म CHCl3, आयोडोफॉर्म क्या होता है तो तुम बोलो CHI3, मतलब 3 हैलोजन है ना। 3 हैलोजन तभी आएंगे जब मेरे पास शुरू में 3 हाइड्रोजन होंगे। भाई मैथिल है तो मैं 3 H उड़ा के 3 I ले आऊंगी या 3 Cl ले आऊंगी, तो 3 हाइड्रोजन लाओ तो सही। तो भाई मैथिलीकृत कीटोन, है ना, जो भी हो, यहाँ पे HO एल्डिहाइड होगा तब भी टेस्ट आएगा, कीटोन होगा तब भी टेस्ट आएगा, बस मुझे ये शर्त है, मेरे को ना ये चाहिए, ठीक है। तो मिथाइलेटेड कीटोन, बात समझ में आ रही है ना मेरी, कुछ भी लिया हो बस ये होना चाहिए, कीटोन के पड़ोसी मैथिल होना चाहिए। मैथिलीकृत कीटोन, केवल मैथिलीकृत, ओनली एंड ओनली, मिथाइल नहीं होगा तो देखो तुम्हारा काम होगा नहीं। केवल मैथिलीकृत कीटोन अगर है तो भाई हेलोफॉर्म टेस्ट है, कोई भी मना नहीं कर सकता। कार्बोनिल यौगिक अल्कोहल से अधिक ध्रुवीय होते हैं, जबकि कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर H तथा O परमाणु से कम होता है। ठीक है भाई, कार्बोनिल समूह अधिक विद्युत ऋणी है, बिल्कुल है, अधिक ध्रुवीय नॉट विद्युत ऋणी है ये, ठीक है। और अल्कोहल, जबकि C तथा O परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर H तथा O से कम होता है। ये आपका ऐसा है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, क्लियर। और कार्बोनिल समूह में तुम कहोगे एक तो ये द्विबंध है, एक सिग्मा एक पाई, पाई बंध आपका कमजोर है ना। तो कार्बोनिल समूह में दुर्बल पाई बंध होने के कारण इस बंध का पूरा विस्थानीकरण, शिफ्टिंग बोलो ना, ये यहाँ आ जाता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो भाई वहाँ जो चीज़ आंशिक चल रही है यहाँ तो बंटवारा ही हो गया, है ना। तो तुम समझे, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे, तो पक्का एक हिस्सा प्लस और दूसरा हिस्सा माइनस, इसलिए ये अधिक ध्रुवीय होते हैं। भले ही यहाँ विद्युत ऋणता का अंतर कम हो, वहाँ विद्युत ऋणता का अंतर क्या हो, ज़्यादा हो, हमारे फर्क नहीं पड़ता। आप आंशिक की बात कर रहे हो, यहाँ कंप्लीट शिफ्टिंग ही कर दी है ना, आपको बॉन्ड ही भाग गया इलेक्ट्रॉन लेके, अब आप क्या कर लोगे, यहाँ तो सोच चल रही भागे कि नहीं भागे, वो तो गया, है ना। तो फिर ऑब्वियस है मोर पोलर, ठीक है। चलो, बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में कैसे बदलेंगे, मतलब मेरे पास बेंजीन है और मैं बेंजोइक अम्ल लाऊं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स तो इसने बोला नहीं, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, या तो मैं फ्रिडल क्राफ्ट करा के ले जाऊं, या मैं इसका ग्रीनियर अभिकर्मक बना दूं, फिर CO2 ले लूं, दोनों करते। अगर मैं बेंजीन की अभिक्रिया फ्रिडल क्राफ्ट कराऊं, फ्रिडल क्राफ्ट समझे ना, पहले मैथिल क्लोराइड ले लो, निर्जल AlCl3 ले लो, बोलो कर लोगे क्या, तो हम कहेंगे हाँ, यहाँ से H गया, यहाँ से Cl गया, टोलुइन बनेगा। और टोलुइन से वहाँ जाना कौन सी बड़ी बात है, टोलुइन का ऑक्सीडेशन कर दो KMnO4 की प्रेजेंस में, तो बेंजीन पे कुक आ जाएगा, है ना, के सारी KMnO4 KOH ले लो, तो ये तो मैंने तुम्हें 1000 बार सिखाई, बेंजीन पे कुक आ जाएगा। हालांकि बेंजोइक अम्ल बनता है पर KOH प्रबल क्षार है ना, तो फिर इस बेचारे को H को रहने नहीं देता, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा अम्ल मिला लो, झलक बटन कर दो, तो ऐसे पहुंच जाओगे, ठीक है। ये नहीं तो तुम ऐसा भी तो कर सकते थे कि तुम बेंजीन ले लेते, बेंजीन की अभिक्रिया तुम क्लोरीन से कर लेते, यहाँ पे भी तुम निर्जल AlCl3 या फिर Cl3 कुछ भी ले सकते थे, तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाता। फिर तुम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से करा लेते ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये तुम्हारा ग्रीनियर अभिकर्मक बन जाता।
फिर तुम इसकी अभिक्रिया CO2 से करा लेते। अब ये खुद करना, नहीं आए तो लिख देना, मैं शॉर्ट बना के बता दूंगी, करना भाई। हाँ, ग्रीन यानाभिकर्म की क्रिया CO2 से करा रखी है ना। फिर जल अपघटन, तो यहाँ आंसर तुम्हारा बेंजोइक एसिड आता। दोनों ही अच्छे मेथड जो तुम्हारे एग्जाम में भाई क्लिक करे। तो एग्जाम में किसी के ये क्लिक करेगा और किसी को बेंजीन कुक याद ही नहीं आएगा, उसको लगेगा ग्रीन यानाभिकर्मक से ही बन सकता है, तो ये कर लेना सही दोनों। उसे थोड़ा ना एक स्टेप में बनाओ, नंबर ऑफ स्टेप पूछा नहीं है तो सब ठीक है, क्लियर है, करना ये, नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। चलो अब ये क्या है, बेंजोइक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल होता है। तो भाई बेंजोइक अम्ल का Ka तो 6.3 है, पावर तो सेम ही है। एसिटिक अम्ल का Ka कम है, तो ठीक है। बेंजीन समूह या फेनिल समूह, तो इसका -I प्रभाव कंसिडर करो भाई, है ना। C6H5 समूह का -I प्रभाव EWG है, -I प्रभाव है। तो इसको तंग करेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे, इसको तंग करेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे, तो ये कहेगा भाई तू बाहर निकल जा, है ना। तो वजह यही। जबकि मैथिल समूह का क्या है, +I प्रभाव। तो जब मैंने आपको अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य बताया था, तो मैंने आपको कहा था -I के तो डायरेक्टली होता है अम्लीय सामर्थ्य, और +I प्रभाव के इन्वर्सली होता है, क्योंकि निकालना तो प्रोटॉन है। कोई तंग करेगा तभी तो ऑक्सीजन माइनस बनेगा। ऑक्सीजन माइनस बनेगा क्यों, क्योंकि वो प्रोटॉन को बाहर निकाल रहा है। तो ये तंग करने वाला ग्रुप चाहिए ताकि प्रोटॉन बाहर निकले। सपोर्टिंग ग्रुप आ जाता है ना, तो फिर वो प्रोटॉन को बाहर निकालेगा नहीं। ऐसा मैंने सेम आपको अल्कोहल में भी पढ़ाया था। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल को मैथिल अमीन में कैसे बदलोगे। तो भाई मेरे पास एक तो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है मेथिलामीन, ठीक है। तो ऐसा करो, एसिटिक अम्ल की क्रिया अमोनिया डाल देते हैं, अमोनिया डाल दूं तो अमोनियम एसिटेट हो गया, CH3COONH4। इसको गर्म कर दो, वहां पे भी कर सकते थे, डायरेक्ट गर्म करके तो वाटर निकल जाता। मैंने एक स्टेप बढ़ाया है ताकि तुम्हें दो अभिक्रिया याद हो। वाटर निकालो तो तुम कहोगे अमाइड बन गया। अब अमाइड से एक ही अभिक्रिया थी जो अमीन देती थी, बोलो। अमाइड में एक ही अभिक्रिया भी, अमाइड से अमीन, अमाइड से अमीन। वैसे तो आप इसका अपचेन कर सकते हो, लेकिन मैथिल अमीन आ जाएगा। हॉफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमीमाइड, अमाइड तो तुमने लिया ही है, ब्रोमीन ले लो और सांद्र क्षार NaOH KOH कुछ भी ले लो, ठीक है। अब अभिक्रिया कैसे है, क्या है, वो नहीं लिखना है, मैंने आपको शॉर्टकट दे रखा है। हॉफमैन ब्रोमीमाइड, अमाइड ले, ब्रोमीन ले, क्षार ले और इसको बाहर निकाल दो, है ना। हॉफमैन को ये CO पसंद नहीं है, इसको बाहर निकाल दो। तो CO को बाहर निकाल दे, देखो डिग्रेडेशन हो गया, आपका आंसर हो गया मैथिल अमीन, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर तरीका था, आप जा सकते थे ऐसे। आगे बढ़े, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक अम्ल के मध्य विभेद करने के लिए रासायनिक परीक्षण। तो भाई एक तो तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, एक तुम्हारे पास एसिड है, तो डाल दो, सोडियम पीस डाल दो, सोडियम बेंजोइड बन जाएगा। आग तो लगेगी, यहाँ तो कुछ नहीं होगा। और नहीं तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कर लो, ये अम्ल है ना, अच्छा एसिडिक अम्ल से अच्छा अम्ल था, तो वो भी दे देता है ये वाला टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो, तो CO2 जो है वो एफर्वेसेंस, बुदबुदाहट के साथ CO2 की एफर्वेसेंस बाहर आएगी, ठीक है। अब बेंजल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, पर टोलिन अभिकर्मक वगैरह तो दे ही देगा, है ना। तो उसके एल्डिहाइड की टेस्ट करा दो, ठीक है। तो ये इसका आंसर। एसिटिक अम्ल को एल्डिहाइड में कैसे बदलोगे, ये तो सिंपल लग रहा है। एसिटिक अम्ल को एल्डिहाइड में बदलना है, CH3C डबल बॉन्ड O और H, यही है ना। तो अब इसका अपचेन कर दो, है ना। अगर मैं एसिटिक अम्ल का अपचेन करूं, नहीं यार, सीधे अपचेन में तो अल्कोहल बनेगा, बस शॉर्टकट अपचेन करना है इसका। ऐसा करो, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया तुम कराओ PCl5 SOCl2 PCl3 कुछ भी ले लो, ठीक है। मान लो मैंने SOCl2 ले लिया, याद होगी ना तुम्हें ऐसे। मान लो मैंने थायोनिल क्लोराइड ले लिया, तो ये HCl गया, SO2 गया, तो तुम्हारा आंसर एसिटल क्लोराइड, ठीक है। फिर इसको मिला लो बेवफा सनम के साथ, मतलब पैलेडियम पूरी तरह से अपच्छेद करने की कोशिश करेगा,
सॉरी ये एसिटिल क्लोराइड है ना, तो बेवफा सनम क्या करेगा, आधे में ही है ना, इसको बीच में छोड़ देगा, तो ये ऐसे ये H आ जाएगा। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल से यहाँ पहुँचने के लिए बच्चे तुम PCl5 ले सकते थे, तुम PCl3 ले सकते थे, तुम SOCl2, HCl मत मिला लेना, अम्ल में अम्ल मिला के मत पहुँच जाना, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं Cl ही तो लगाना है, HCl मिला लेता हूँ, तो भाई तुम अम्ल में अम्ल भी मिलाओगे और अभिक्रिया भी हो जाएगी है। तो कभी लैब गए हो तो जाके देखना, ऐसा कुछ होता है। हेल्महोल्ट्ज जिलेंस्की मतलब बच्चे HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन है। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया, हैलोजन आपको क्लोरीन ब्रोमीन ही लेना है ना, और अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रतिस्थापित, H निकल जाएगा, यहाँ Cl है तो Cl लग जाएगा, Br है तो Br लग जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनाते हैं RCHX COOH। नाम लिखना है अल्फा हेलो और एल्केनोइक अम्ल, जो भी मैं प्रोपेनोइक एथेनोइक जो विधि है वो। ठीक है, तो ये है आपकी हेल्महोल्ट्ज जिलेंस्की HVZ रिएक्शन। एसिटिक अम्ल को लाल फास्फोरस तथा क्लोरीन की उपस्थिति में हैलोजनीकृत किया जा सकता है, लेकिन फॉर्मिक अम्ल को नहीं। तो भाई ये HVZ अभिक्रिया है ना, तो HVZ में आप क्या बोलोगे कि लाल फास्फोरस और हैलोजन मिलाने पर, किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर रहे हैं ना, आगे लिखना, कार्बोक्सिलिक एसिड में लाल फास्फोरस और हैलोजन मिलाने पर अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। ऐसी अभिक्रिया हमने नोट की है और उसको हम HVZ कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है, प्रतिस्थापन होता है। लेकिन जब बात आती है फॉर्मिक अम्ल की HCOOH, तो ये हमारा क्रियात्मक समूह, इसके पड़ोस में कोई कार्बन ही नहीं है, तो भाई यहाँ अल्फा कार्बन एब्सेंट, तो जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, तो प्रतिस्थापन किसका करोगे, है ना, इसलिए कोई अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो फिर कुछ होना नहीं है। क्लियर है। किसका क्वथनांक उच्च होगा, ब्यूटेनोइक अम्ल का कि एथिल एसीटेट का। देखो ब्यूटेनोइक अम्ल के साथ एथिल एसीटेट इसलिए लिया है क्योंकि दोनों का अणु सूत्र एक समान है ना, बॉइलिंग पॉइंट का एक ही कॉन्सेप्ट है, मोलर मास, तो इसने एथिल एसीटेट इसीलिए लिया है कि इन दोनों में कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या बराबर है, अणुभार बराबर है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है ना, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। यहां ध्रुवीयता तो है लेकिन हाइड्रोजन बंध नहीं है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। टोलेंस अभिकर्मक क्या होता है, तो बच्चे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, हिंदी में लिखना है तो अमोनियामय या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मतलब सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH मिला लो, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH मिला लो, तो भाई सिल्वर की नेचर है कि वो अमोनिया के साथ संकुल बना लेता है। इस कॉम्प्लेक्स को आप टोलेंस रिएजेंट बोल सकते हो, बाकी नाइट्रेट वाटर वगैरह सब साइड में, बस आपको ये लिखना है। फॉर्मिक अम्ल टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करेगा, तो देखो इसके तो स्ट्रक्चर में इसका राज छुपा है। फॉर्मिक अम्ल ये तो बेचारा अभी थोड़ी देर पहले तो हमने कहा था ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो HVZ नहीं दे रहा, तो नहीं दे रहा तो उसके नुकसान था, लेकिन एक फायदा भी है कि इसमें एल्डिहाइड समूह है। ध्यान से देखो तो यहाँ क्या है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, और CHO ग्रुप प्रेजेंट होने के चक्कर में फिर ये आपका टेस्ट दे देता है टोलेंस रिएजेंट वाला। स्मिट अभिक्रिया से प्राथमिक अमीन, तो बच्चे मैंने बताया था ना, स्मिट अभिक्रिया 3 अम्ल लेने हैं। स्मिट 3 शब्द है SMT, स्मिट 3 अम्ल लेने हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल,
हाइड्रोजोइक अम्ल, अमोनिया को आगे पीछे लिख दो, और सांद्र H2SO4, 3 अम्ल मिलके 2 गैसेस को आउट करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे CO2, तो क्या बनेगा RNH2। ये क्या लिखा मैंने, RCO, सॉरी यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन गई और यहाँ CO2 गया, तो आपका आंसर RNH2, ठीक है, प्लस CO2 प्लस नाइट्रोजन। अब देखो ये है मेरे पास अमाइड और इनका कहना है P2O5 बेंजेनामाइड। अब P2O5 क्या ही कर लेगा, तो अगर एक शब्द पता है कि ये निर्जलीय कारक है तो काम हो जाएगा। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड निर्जलीय कारक है, जल के अणु को बाहर निकालेगा, फिर तो क्या ही टेंशन है, साइनाइड बना दो। तो बेंजीन साइनाइड, बेंजोनाइट्राइल, ठीक है, ए तो आ गया बेंजोनाइट्राइल। अब ए का जलवघटन पूर्ण जलवघटन, पूर्ण जलवघटन कर दो, ये लो पूर्ण जलवघटन, 2 जल के अणु ले लो, क्या बाहर आएगा, अमोनिया गैस बाहर निकाल दे। तो आंसर है बेंजोइक अम्ल। तो ए और ये बेंजोइक अम्ल आपका हो गया बी। क्लियर, ये भी सिंपल है। आगे बढ़े, रिमर-टिमान अभिक्रिया को समीकरण सहित लिखो। ये क्या बात हुई भाई, रिमर-टिमान तो फिनॉल में था, है ना। रिमर-टिमान ले लो भाई, फिनॉल ले लो, क्लोरोफॉर्म ले लो, KOH ले लो। जब भी फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र क्षार में कराते हैं, आंसर ऑर्थो प्रोडक्ट रहता है। बाकी ऑर्थो पैरा दोनों होते हैं, पैरा मेजर होता है, लेकिन यहाँ पे फिनॉल में एल्डिहाइड ग्रुप की एंट्री पिछले वाले इंपॉर्टेंट में करा रखा है आपको। वाटर के 3 जाएंगे, है ना, और इसको हम बोलेंगे सैलिसिल्डिहाइड। कोई पूछे IUPAC तो बोलो ऑर्थो हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो लिखोगे तो फिर IUPAC में कंसिडर नहीं होगा ना। बेंजीन पे एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, या बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड और 2 पे हाइड्रोक्सी। बेंजोइक अम्ल से बेंजेनामाइड कैसे बनाओगे, बना लोगे, तो अभी सिखाया था। देखो बेंजोइक अम्ल ले लें, बेंजोइक अम्ल में ऐसा करो अमोनिया मिला लो, तो अम्ल क्षार अभिक्रिया हो जाएगी, तो अमोनियम बेंजोएट हो जाएगा, है ना भाई। ये प्रोटॉन छोड़ेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, अमोनियम बेंजोएट। और अमोनियम बेंजोएट को गर्म करो, देखो यहाँ से वाटर बाहर आ जाएगा, तो वाटर बाहर आते ही यहाँ से आएगा बेंजीन पे CONH2। बेंजीन पे CONH2 को बोलेंगे बेंजेनामाइड, ठीक है। लॉन्ग आंसर में क्या है भाई, ओहो, विशिष्ट गंध वाला कार्बनिक यौगिक A, ठीक है भाई। अब कार्बनिक यौगिक A है तो A है, विशिष्ट गंध है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करके 2 यौगिक बनाता है B और C, ओके भाई। A की क्रिया में NaOH से कराती हूँ तो B भी बनता है और C भी बनता है, मतलब ये अकेला होगा और 2 कंपाउंड, या फिर टूट सकता है, पता नहीं। B का अणु सूत्र C7H8O है, C7H8O, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण करने पर पुनः यौगिक ये बनता है, ओहो। अगर मैं इसका ऑक्सीकरण कर दूं तो ये बना है, मतलब इसका अपचयन करूँ तो ये बना है, इसका ऑक्सीकरण करूँ तो ये बना है, इसका अपचयन करूँ तो ये बना है, ठीक है। थोड़ी पकड़ में तो आ रही है। C को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे बेंजीन, C को अगर मैं NaOH, सोडा लाइम समझते हो ना, NaOH और CaO के साथ गर्म करूँ तो बेंजीन, मतलब C में बेंजीन तो है, सोडा लाइम में तो बेंजीन दिख नहीं रहा, तो इसमें होगा ना। तो अच्छा भाई ये है ABC कार्बनिक यौगिक संरचना लिखी हो, समीकरण लिखिए, ठीक है यार, सब मम्मी बता दे, तुमने तो कुछ आइडिया दिया नहीं। लेकिन मुझे इतना तो पता है कि सोडा लाइम इसमें से CO2 बाहर निकालेगा, तो भाई इसमें बेंजीन पहले से ही है, इसे CO2 बाहर निकाली, मतलब बेंजीन पे CO2 भी है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है ये वापस ये बना देगा, मतलब यहाँ तो बेंजीन पे CO2 है, ये तो मुझे आइडिया लग रहा है कि ये बेंजीन पे CO2 तो होगी ही होगी,
है ना। और अगर सोडा लाइम मिलाऊं ना तो बेंजीन पे CONA होना चाहिए ताकि सोडियम कार्बोनेट को बाहर निकाल दे। और ये C7H8O, ठीक है। तो मतलब देखो एक ही सांद्र क्षार से अभिक्रिया कर रहा हूं, तो ये ONA तो यहां से प्राप्ति हुई है, तो चलो ONA तो ले गया होगा, तो मतलब ये एक H जो है वो मुझे इसमें देना चाहिए था, यानी कि ये ONA तो इसको NaOH से मिला, बाकी मतलब मुझे B और C सेम ही होने चाहिए, है ना। लेकिन A जो है इसको ONA भी मिला है और दूसरी बार नहीं मिला होगा, तो ONA हटा दो तो ये C डबल बॉन्ड O रहता है, H तो मिला होगा, तो ये H, तो ये तो केनिज़र हुई ना। वैसे ही पकड़ लेते शुरू में, मेरे को बना रहा है ना। एक यौगिक है और NaOH के साथ अभिक्रिया करी B और C बनता है, तो एक यौगिक है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, NaOH मिलाया तो विषमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण बताया था, एक अम्ल बनेगा, अम्ल का सोडियम लवण और एक आपका अल्कोहल बनेगा। ओ भाई ये CHO इधर नहीं है, ये CH2OH है, ये CHO है, इसका ऑक्सीकरण करोगे तो नहीं जाएगा ना ये। तो ये जो है ये मतलब क्या है, ये मतलब है क्या बोलते हैं केनिज़ारो अभिक्रिया, ठीक है। देखो C7H8O मतलब 6 कार्बन तो मेरे पहले से ही थे, है ना, 6 कार्बन तो मेरे पहले से ही थे। अब आप कह रहे हो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन भी एक्स्ट्रा है, CHO, ठीक है ना। तो C7H8O, ठीक है। अब मैं क्या करूं, ये मेरे पास हो गया क्या, बेंजल्डिहाइड, है ना। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला देखो C6 और C7, यहाँ H6 ही है, C7H6O, ये ठीक है। इसको ऑक्सीकरण किया तो ये बना है C7H8O, ये वाला अब चेन से बना है, सॉरी ऑक्सीकरण उत्पाद तो ये है, ये तो ये मेरा बेंजल्डिहाइड है। और जब मैंने इसको सांद्र क्षार के साथ गर्म किया, अब तुम्हें लगेगा कि ना मैडम आपने तो अभी कहा था कि ये ONA तो इसको दूसरे अणु को दे दिया, है ना, मतलब इसमें बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O था, ONA तो दे दिया, तो फिर H, तो बेटा 2 थे ना, मतलब एक H से काम थोड़ा चलेगा, तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है ना, ये CH2O तो चलो, है ना। तो हम कहेंगे कि 2 बेंजल्डिहाइड है ना, कहने जरा कैसे बताऊँ तुम्हें, ये ना CHO 2 बार है ना, समझे मेरी बात। तो एक COOH बना होगा तो फिर Na आया होगा, तो COOH में से Na ने क्या किया, उस H को निकाला होगा, तो एक हाइड्रोजन वो है, मतलब 2 बेंजल्डिहाइड में से एक बेंजल्डिहाइड का हाइड्रोजन भी वो है ना। तो अब तो करना ही क्या है, ये 2 बेंजल्डिहाइड हो गए, अगर मैं इसकी केनिज़ारो कर दूं तो एक तो इसका बेंजाइल अल्कोहल बन गया, एक इसका ये बन गया सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो ये कार्बनिक यौगिक तुम्हारा A है, ठीक है। B और C सोडा लाइम के साथ जा रहा है, तो भाई ये C है, ये B है, ठीक है। अगर मैं इसका वापस ऑक्सीकरण कर दूं तो देखो दोनों हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ पहुंच जाओगे। और C को अगर मैं सोडा लाइम के साथ गर्म करूं तो सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा ना, Na2CO3, आंसर क्या आ जाएगा, बेंजीन। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। केनिज़ारो एक बार उसमें देखना, पढ़ा रखा है लेक्चर में, है ना, लिंक कनेक्ट कर दूंगी उसमें, ठीक है। अब आते चलो, एक कार्बनिक यौगिक अणु सूत्र C5H10, तो देखो CnH2 है, एल्कीन भी हो सकता है, साइक्लोएल्केन भी हो सकता है। ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है, ओ भाई C5H10 ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है, कक्षा 11 चैप्टर हाइड्रोकार्बन। ब्रोमीन जल रंगहीन मतलब साइक्लोएल्केन नहीं है, डबल बॉन्ड है, असंतृप्त है, ये एल्कीन है, तो भाई 5 कार्बन वाली एल्कीन है। फिर टेंशन है, 1 पेंटीन भी हो सकती है, 2 पेंटीन भी हो सकती है, और 2 मैथिल 1 ब्यूटीन भी हो सकती है, 2 मैथिल 2 ब्यूटीन भी हो सकती है, भाई 4 तरह की एल्कीन बन सकती है। अपचयन करने पर 2 मैथिल ब्यूटेन और ओजोनीकरण पर एथेनेल तथा प्रोपेनेल देता है, ठीक है भाई। ये मेरे पास C5H10 है, एल्कीन है, ये तो पता चल गया। अगर मैं इसका अपचयन कर दूं, मतलब इसको मैं हाइड्रोजन पकड़ा दूं, तो ये क्या देता है, 2 मैथिल ब्यूटेन, मतलब ये कुछ ऐसा बना रही है। तो अगर ये ऐसा बना रही है तो इनिशियल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए,
है ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आती है तो बॉडी में जो होगा वैसा ही तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, है ना। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये 2-मेथिल ब्यूटेन है, मतलब ये जो तुम्हारी एल्कीन है ना उसमें भी कुछ ऐसा है ना, और यहाँ मैथिल है। लेकिन अब वो डबल बॉन्ड यहाँ है कि यहाँ है ये नहीं पकड़ में आ रहा। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है ना, मुझे क्या पता डबल बॉन्ड का है, लेकिन मुझे ही पता ही मैथिल तो इधर है, ठीक है। फिर ओजोनीकरण पर एथेनेल तथा प्रोपेनेल दे रही है। अब जब मैं इस एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराऊं, है ना, पहले स्टेप में तो ओजोन से कराऊं, जब मैं इस एल्कीन की क्रिया, पहला स्टेप तो मेरा ओजोन है और दूसरा स्टेप मेरा है जिंक और वाटर, तो मेरा आंसर है एथेनेल और प्रोपेनॉन। हालांकि अभी तक तो पकड़ लिया होगा, पर अब क्या समझाना भारी काम है। ये प्रोपेनॉन कीटोन और एथेनेल मतलब ये, एथेनेल मतलब ये ऐसा, ठीक है। तो मैंने आपको इसको पकड़ना सिखाया तो था कि ओजोनीकरण पे जो भी दे रहा है वो ठीक है। देखो ओजोनीकरण में ओ कहाँ से आया, तो ओ तो ओजोन से आया, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन वहाँ, और तीसरा ऑक्सीजन जिंक को आया होगा। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या है, ओ हटा के जोड़ दो। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर मेरा कुछ ऐसा होना चाहिए, सी और सी, ठीक है। एक तरफ तो ये 2 मैथिल होने चाहिए, ठीक है, और एक तरफ एक ही मैथिल होना चाहिए और ये हाइड्रोजन होना चाहिए, और यहाँ डबल बॉन्ड। क्योंकि जब मैं इसका ओजोनीकरण करूँगी ना तो देखो एक को इधर, एक को इधर और एक जिंक, ये तो एल्कीन तो मैंने पकड़ ली ऐसी है, मतलब यहाँ तक तो मैंने शुरू में ही पकड़ लिया था। अब हमने इसका डबल बॉन्ड भी पकड़ लिया कि डबल बॉन्ड ऐसा है, ठीक है। तो भाई ये क्या है, तो ये कौन सी आफत है, ये 2-मेथिल-2-ब्यूटीन है, इसमें क्या, तो 2-मेथिल-2-ब्यूटीन है, संबंधित अभिक्रिया है, लिख लो क्या आएगा अभिक्रिया में, आप 6 ले लो, प्लैटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, मर्जी पड़े वो ले लो। निम्नलिखित यौगिकों को अम्लीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भाई एक तो ब्यूटेनोइक अम्ल है, 2 क्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल है, 3 क्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल है, ठीक है। ब्यूटेनोइक अम्ल मतलब 4 कार्बन वाला ओइक अम्ल, 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल, 2 पे सीएल लगा दो, नज़दीकी है, और 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल, तो ये थोड़ा दूर है, ठीक है। अब देखो मैं इनको ना ABC लिख देती हूँ, फिर बार बार कौन लिखेगा, ये A, ये B और ये C। तो क्लोरीन जो है ना बच्चे, क्लोरीन आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, -I प्रभाव, है ना। -I प्रभाव मतलब तो अम्लीयता को बढ़ाने वाला समूह है, अम्लीयता बढ़ाएगा, तो बढ़ाने वाला समूह आपकी हेल्प कर रहा है तो नज़दीक रखो, दोस्त है हमारा, तो हम कहेंगे हाँ ये रहा नज़दीक, तो ये रहा, तो सर्वाधिक अम्लीय तो B। फिर दोस्त तो है लेकिन थोड़ा दूर हो गया, कोई बात नहीं, वहाँ तो दोस्त ही नहीं, तो फिर C, फिर A, सिंपल है ना। और यही उल्टा होता तो फिर आगे पीछे रखते, क्या हुआ, खत्म, बढ़िया। चलो तो यहाँ कंप्लीट एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, है ना, तुम्हारे कहीं जा रहा है, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। जितना आपके सामने कैमरा के सामने अगर 2 घंटे हैं तो कैमरा के पीछे भी 2 घंटे काम करना पड़ता है। पहले अच्छे क्वेश्चन ढूंढो, फिर टाइप कराओ, फिर गलतियाँ ढूंढो, है ना, फिर अगर पहले से कुछ लिख के रखना हो तो लिखो, क्योंकि इतना सारा बोर्ड पे लिखा नहीं जाता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, तो इट टेक्स टू मच टाइम, है ना। तो आपको करना ही क्या है, एक लाइक तो बन ही जाता है और कर भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छे लाइक्स आएंगे तो फिर मैं अगला चैप्टर का इंपॉर्टेंट फिर से लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।